लावारिस लाशों की मसीहा। ये सुनकर थोड़ा-सा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन आपको बता दें ये शब्द, ये नामकरण लखनऊ की एक महिला के लिए बिल्कुल सही है। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने अब तक 5,500 से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार करवाया है। द मीडिया वॉइस के खास कार्यक्रम में साहस हूँ में आज हमारे साथ होंगी लखनऊ में लावारिस लाशों की मसीहा बन चुकी वर्षा वर्मा जी। इतनी हिम्मत, ये जिगर वाला काम, जहाँ पे जाकर के अच्छे-अच्छे लोगों की रूह काँप जाती है, वो काम कर कैसे पा रही हो आप? मुझे ये स्ट्रेंथ फैमिली के सपोर्ट से मिलती है, फैमिली के प्यार से मिलती है और मुझे लगता है कि जब आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं और ख़ासकर जब आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो शुरुआत देखिए आप ही को करनी पड़ेगी और जब हज़ारों लोगों का अगर आप मदद करने के लिए निकले हैं, तो किसी न किसी एक को पहले आहुति देनी पड़ेगी। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का विचार आया कैसे? 2-3 रीज़न हैं। लखनऊ के पुराने क्षेत्र से मैं रहने वाली हूँ और मॉर्चरी, मेडिकल कॉलेज और गुल्लाला घाट एक चेन है समझिए आप। तो जो डेड बॉडीज़ निकलती थी मेडिकल कॉलेज से, उनका पोस्टमार्टम होता था मॉर्चरी में और वो बॉडीज़ जो लद करके रिक्शों पे जाती थी, वो चीज़ें मुझे दिमाग पे बहुत स्ट्रेस देती थी क्योंकि वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता था, नॉर्मल नहीं लगती थी। उनका सर भी हवा में होता था और पैर भी हवा में होता था और सफ़ेद कफ़न में लिपटी हुई एक लाश होती थी। मुझे ये भी उस समय बचपन में नहीं पता होता था कि अंदर लाश है या लाश क्या होती है या सफ़ेद कपड़े को कफ़न कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ना स्ट्रेस करती थी। फिर उन पे वर्कआउट करते-करते जब डेस्टिट्यूट पे हमने काम करना शुरू किया और जब आप किसी के सेवा करते हैं तो आप कहीं न कहीं इमोशनल होते हैं और आप अटैच्ड होते हैं। जी, 2 ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जब वो पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं या नहीं जब ठीक हो पाते हैं, ठीक होने के बाद में हम उनको शेल्टर होम शिफ्ट करते हैं वापस सड़क पे ना छोड़ कर के और अगर नहीं ठीक हो पाते हैं, तो उनका क्रेमेशन करना होता है। जो शुरुआत में जब क्रेमेशन के लिए नहीं मिलती थी, जब आप अटैच्ड हो जाते हैं अपने पेशेंट से, तो वो एक मलाल-सा रह जाता था। उस मलाल पे फिर वर्क करते-करते आई रियलाइज़ कि हाँ, मुझे ये चीज़ें मिल अच्छा, आपको सकती हैं। याद याद होगा कि पहली वो बॉडी जब आपने उसको पहली बार जी। दाह संस्कार उसका करवाया होगा। हाँ, हाँ। अमूमन दाह संस्कार चूँकि पुरुषों का काम माना गया जिन्हें हाँ। डोम कहते हैं। हुँ। एक महिला होकर के आप पहली बार जब उस बॉडी को लेकर के गई होंगी वहाँ पर, जी। तो उस समय का अनुभव कैसा रहा आपका? मुझे याद पड़ता है कि डर मुझे तब भी नहीं लगा था और एक स्ट्रेंथ फ़ील कर पा रहे थे हम। महिला की बॉडी थी, लगभग साढ़े 6 साल पहले मुझे जो याद पड़ रहा है, साढ़े 6 साल पहले मैंने एक बॉडी पहले जो क्रेमेट कराई थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त वो महिला थी और बहुत दुबली-पतली थी, बहुत हल्की-सी बॉडी थी। कोरोना काल में जहाँ सारे लोग घरों के अंदर पैक थे, डर लगता था किसी भी बॉडी को छूने में लोगों को। हुँ, अमूमन लोग आपस में बात ही नहीं करना चाहते थे। हुँ, ऐसे में जब आपके पास कॉल्स आती थी कि यहाँ पे एक लावारिस शव है या जैसे भी सूचना आई, तो उस शव का जब आप अंतिम संस्कार करने जाती थी, हुँ। तो कभी कोरोना का डर नहीं लगा? नहीं, नहीं, इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों ने जब ये सवाल पूछते थे तो मैं सिर्फ़ एक बात ये कहती थी, मेरा ट्रस्ट इतना डेवलप हो गया था, चाहे आप उन सेवाओं पे कहिए या सीधा कनेक्शन प्रभु से कहिए। उम, जब भी किसी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है, मान लो तुम्हें तो पागलपन सवार है, तुम्हें अपनी नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को बारे में सोचो। तुम्हारी एक बेटी है, एक पति है, तो हम हमेशा सबसे यही कहते थे कि देखना हम इन्हीं सेवाओं से मैं अपनी पूरी फैमिली को सेव कर पाऊँगी और विश्वास जानिए कि पूरे कोरोना में किसी को छींक नहीं है, मेरी पूरी फैमिली को। आपके इस काम को लेकर के जो शव का आप दाह संस्कार करते हैं, इस काम को लेके आपकी फैमिली जो है, हुँ, कभी आपके अपोज़िट नहीं खड़ी हुई? नहीं, कभी नहीं। न तो नॉट किस इव नॉ मतलब समर्थन ना रहता उन्हें मायके आप में भी नहीं और ससुराल में भी नहीं। शादी के बाद एक ये रहता है ना डर कि शायद चीज़ें बदल जाए या नहीं, ससुराल अमूमन में। ये देखा जाता है कि जब आप किसी शव को छू लेते हैं या अंतिम संस्कार में चले जाते हैं, तो वापस आना, हुँ, नहाना-धोना, हुँ, हुँ, जो एक हुँ। सनातनी परंपरा है, जी। तो वो कैसे पालन हो पाता है? क्योंकि देखिए, आप ये तो पूरे दिन में सनातनी परंपरा के साथ-साथ इसका आप साइंटिफिक रीज़न भी समझिए, कि क्यों कहा जाता है कि जो सारी बॉडीज़ की सब लोगों की नेचुरल डेथ नहीं होती है, बहुत सारे लोग बीमार हुँ, होके डेथ होती है, तो उनके उनके जो गद्दे में, बिस्तरों में, उनके कपड़ों में जो वायरस रह जाते हैं, इसीलिए हटाया जाता है। आपको नहलाने की परंपरा इसलिए है क्योंकि आप जाएँ तो उनका जो वायरस है वो आपके ना आ जाए, तो आप लोग बीमार ना हो जाएँ। इसको आप साइंटिफिकली समझिए। तो ऐसे ही सारे इसे रीज़न्स आप होते हैं। कैसे मैनेज करती हैं? भई आप तो दिन में 4 बार पता चले कॉल आ गई आपके पास। हाँ, बिल्कुल। तो मैं सच बताऊँ तो ये टफ़ होता है और ये बहुत बैक स्टेज क्वेश्चन होता है, ये हार्डली मुझसे कोई पूछता है
और मुझे जा करके जो हरी धनिया या हरा वाला पोर्शन वो होता है ना, वो कुछ ले करके जाते हैं। मुझको उसका साइंटिफिक रीज़न भी नहीं पता है कि वो क्यों लाते हैं। शायद वो हरा-भरा परिवार आपको वो वो अपनी-अपनी क्योंकि आप मान्यता किसी होती की है हाँ, लोगों डेथ की। से आ हाँ, रहे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। शायद मुझे लगता है कि यही पॉइंट रहा होगा कि वो जब आप हरी चीज़ें लेके जाते हैं तो आप वो दिखाते हैं कि हरा-भरा आपका परिवार रहे, शायद। लेकिन ये वाले पोर्शन को छोड़ करके नहाना-धोना और ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं ताकि मैं अपने फैमिली को सेव कर पाऊँ। अब तक एक लगभग अंदाज़ा बताइए कितने 100 होंगे जिनका अंतिम संस्कार किया जा लगभग चुका है? आप मान के चलिए कि 5,500 साढ़े का 5,000। आंकड़ा कभी हाँ। ऐसा भी हुआ कि आप कोई बॉडी गई हो दाह संस्कार कराने से पहले आपको विरोध भी फेस करना पड़ा हो, एक महिला होने के नाते? नहीं, नहीं, ये पर्टिकुलर इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ कि मैं महिला हूँ तो मुझे डेड बॉडी ना क्रेमेट करने को कि मिले। अमूमन हम बात करें दाह संस्कार की तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में पुरुष आते हैं। पुरुष आते हैं। अब एक महिला अगर हाँ, वहाँ पर एक हाँ। बॉडी लेकर के खड़ी है दाह संस्कार कराने के लिए, तो जो हुँ, लोग थे वहाँ पे, हाँ। उनका रिएक्शन उनका रिएक्शन बड़ा अचंभे वाला था। आज भी जब मैं साइट पे मुझे जाना होता है किसी पेशेंट को लेकर के और जब मैं एम्बुलेंस ड्राइव कर रही होती हूँ, तब भी लोगों की बड़ी अचंभे वाली आँखें होती हैं। तो एक एक ये होता है ना कि आप एम्बुलेंस जा रही है तो साइड दे दो, उस हुँ, हुँ। गाड़ी उनकी स्थिर हो जाती है, वो देखने में लग जाती है कि एक महिला एम्बुलेंस चला रही है। तो ये सेम सिचुएशन हमारी घाटों पर भी होती है जहाँ आप और जाते हैं। आज भी होती है। बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्रेमेशन कराती हूँ, लेकिन निरंतर आप नए लोगों के संपर्क में आते हैं, नई बॉडीज़ आती है वहाँ पे, तो लोग जो वहाँ के लोग हैं, वो तो हैबिचुअल हो गए, उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता मुझे देख कर के। लेकिन जो नए लोग होते हैं, वो बहुत अचंभे तरीके से देखते हैं कि एक महिला आ रही है, बॉडी उठा रही है। अच्छा, मेरे लिए वो पूजा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, सामने वालों में वो थोड़ी थोड़ा अजीब-सी अचंभर सिचुएशन होती है। आश्चर्यचकित कभी हाँ, सोसाइटी में चूँकि आप एलीट क्लास से ताल्लुकात भी रखती हैं, जी, पढ़ी-लिखी हैं, जी। अच्छा मुझे लगता है शायद आपके हस्बैंड आपने जैसा ऑफ कैमरा बताया कि इंजीनियर हैं। तो हाँ। एक इंजीनियर के घर की मतलब महिला ये काम कर रही है, इसको हाँ। लेकर के कभी सोसाइटी में लोगों ने एग्ज़ैक्टली ऑब्जेक्शन किया हो, सवाल किए हों? पर्टिकुलर ये लैंग्वेज यूज़ की गई है कि जब फर्स्ट क्लास ऑफ़िसर हैं वर्षा के हस्बैंड, सेकंड वेव में मुझे याद पड़ता है जब वायरल हो रही थी, मेरी क्लिपिंग्स वायरल हो रही थी बीबीसी के इंटरव्यू के बाद या जो घाटों से मेरी जो वीडियोज़ वायरल हो रहे थे, उनमें कुछ हमारे जो क्लोज़ होते हैं, जिनको हम शुभचिंतक के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने हमारे पेरेंट्स को अप्रोच किया और बहुत तब इस तरह की लैंग्वेज आई थी कि अच्छा खासा है, सारी चीज़ें, अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी है, अच्छा कमा रहे हैं, तो इनको यही करने के लिए क्यों पड़ा है? कुछ लोगों को लगता था कि शायद ये पैसे के लिए चीज़ें हो रही हैं। उन्हें नहीं पता था होता है कि ये सारी चीज़ें पूरी तरह से निःशुल्क होती हैं। इनफैक्ट जो यहाँ से बॉडी जो हम सिर्फ़ लखनऊ को कवर कर रहे थे, इस समय हम लोग पूरे यूपी को कवर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज़ हाँ, जाती है, शव वाहन जाते ये हैं। सवाल उठता है कि तो इसके बदले में आपको कुछ कहीं से हाँ, पेमेंट हो मिलता रही है होगी। और लो मैं बताऊँ कि वो इतने गरीब होते हैं वो लोग कि उनका मुझे रास्ते में कभी-कभी खाने-पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी-कभी मुझे उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्रेमेशन के लिए भी वो पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए जैसे एम्बुलेंस गई, हुँ। तो ऐसा तो नहीं कोई शुल्क वगैरह हो? नहीं, कोई भी हिडन शुल्क नहीं है, ₹1 भी नहीं लिया जाता है। इवन मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास इतने गरीब और ज़रूरतमंद लोग आते हैं, जिनको ये सर्विसेज़ दी जाती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास रास्ते का लंबी दूरी होती है और और रास्ते के लिए उनके पास खाने के, चाय के पैसे नहीं होते हैं। तो उतना हमारे ड्राइवर के पास कह के रखा है होता है हम लोगों ने कि अगर उनको इसकी ज़रूरत महसूस हो, पानी की ज़रूरत महसूस हो, तो उनकी बेसिक नीड एटलीस्ट आप पूरी कीजिए या वहाँ पे जा कर के मैं लग्ज़री किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकती, लेकिन अगर वहाँ पे जा कर के आपको लगता है जेन्युइनली अगर उनके अंतिम संस्कार के लिए गाँव के रूल्स बहुत टफ होते हैं। शहर का व्यक्ति आप छोटे में आपका वो सारी चीज़ें निपटा देगा। ठीक बात। गाँव हुँ, में डेड बॉडी भी आपको वापस ले जानी पड़ेगी और सारी चीज़ें रीति-रिवाज से करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो उसमें अगर हमारे संस्था की मदद किसी को चाहिए होती है तो मैं डेफ़िनेटली उनको यहाँ तक भी जब देती हूँ। आप काम करती हैं इस तरह का, जी, तो सोसाइटी में एक आपकी एनजीओ भी है जी, एक कोशिश ऐसी भी है। ऐसी भी। जी। एनजीओ को लेकर के लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट हो चुका है कि काम इसलिए कर रहे हैं ज़्यादातर लोग कि कुछ फंडिंग हो रही होगी। हाँ, हाँ। और ये काम ऐसा है तो इसमें कहते होंगे हो सकता है लोगों को चर्चा कभी सुना है ऐसा हाँ, कि लोगों ने कहा हो कि वर्षा वर्मा को भी कहीं से कुछ पैसा मिल रहा बहुत है है। इसीलिए हाँ, वर्षा हाँ, वर्मा ने हाँ, हाँ, एम्बुलेंस खरीद हाँ। ली, इसीलिए वर्षा वर्मा ने जो है संस्था बना ली, इसीलिए वर्षा वर्मा लगातार इस काम को कर रहे हैं। ऐसा कभी सुनने में आया खुद हाँ, को? और मज़ा आता है। पहले मैं डिस्टर्ब हो जाती थी इन चीज़ों को लेकर के कि सारी चीज़ें हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं और ये बात फैक्ट है कि अगर फंडिंग नहीं हो मुझे कहीं से भी समाज में हर तरह के लोग हैं, अगर मुझे फंडिंग नहीं हो, यही तो हमारे हेल्पिंग हैंड है, इन्हीं की बदौलत मैं ये सेवाएँ दे पा रही हूँ।
पूरे यूपी को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप शव वाहन दे पा रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज दे पा रहे हैं, या जो अदर जो हमारी चीजें चल रही है एजुकेशन पे, रोजगार में, अगर हमें फंडिंग नहीं होगी तो मैं ये सारी सेवाओं को अच्छा, अब कैसे। लावारिस शव की बात आती है तो उसमें सब अलग-अलग धर्मों के होते हैं, क्योंकि जी। लावारिस होते हैं। हम्म। तो इनका जो अंतिम संस्कार होता है, ज़ाहिर-सी बात है धर्मों के मुताबिक अलग-अलग होना चाहिए। तो वो कैसे आप जानकारी कैसे मिलती है सबसे पहले तो आपको उसकी, और फिर बिल्कुल। वो करती हैं, आप उस तरीके से कर पाती हैं? 100%। देखिए, जानकारी का तो मैं बता दूँ कि किसी भी जो जो लोगों को अंदर भ्रम है कि मैंने कहीं से किसी लावारिस को उठाया और जाकर के मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एरिया वाइज़ बँटे होते हैं और ये पूरा लीगल प्रोसेस होता है, और किसी न किसी अलग-अलग थाने, अलग-अलग जो बॉडी जिस भी एरिया से मिलती है, वहाँ के थाने से रिलेटेड होती है ये बॉडी। फिर ये पोस्टमार्टम के लिए जाती है, मॉर्चरी में 72 घंटे के बाद में, पोस्टमार्टम के बाद में एक नोटिस चस्पा की जाती है। उस नोटिस में ये होता है फ़ोटो के साथ कि अगर इसको बॉडी को कोई लेने आ गया 72 घंटे में, हुँ। तो वो उसकी सुपुर्दगी कर दी जाती है, तब जाकर के, अगर यानी नहीं तो फिर आपको वो बॉडी। आपको 72 घंटे बाद वो बॉडी 100% उसको तभी लावारिस मिलती तभी है, माना तो जाता है। एग्ज़ैक्टली, तो ये एक प्रोसेस है, मैं किसी को भी नहीं। तो जब ये बॉडी आपको कहीं से मिलती है, सारी चीज़ें होती हैं, तब आपको ये पता होता है, उसमें डिटेल्स दी हुई होती है, उस हुँ। डिटेल से आपको पता चल जाता है। बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका डिटेल कुछ भी नहीं पता होता है। बिल्कुल विक्षिप्त होती हैं वो बॉडी, छत होता है ना बिल्कुल, हाँ, क्षत-विक्षत बॉडी हाँ, है। बिल्कुल वैसी बॉडीज़ होती हैं, तो उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो उनको एक जो हमारा प्रोसेस होता है, और एक इसमें एक और पहल मैंने की है कि सारी बॉडीज़ को इलेक्ट्रिक क्रेमेशन से ही मैं क्रेमेट करती हूँ, ताकि जो व्यक्ति, मतलब मुझे नहीं पता कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पेड़ लगाए कि नहीं लगाए, हुँ, लेकिन हुँ। अंत समय 4-6 पेड़ों को अपने ऊपर ना लगाए। इस चीज़ का मैं नेचर का भी ध्यान रखते हुए उसको इलेक्ट्रिक क्रेमेशन इलेक्ट्रिक में। से ही सारे शवों का जी। दाह हमारे साथ थी वर्षा वर्मा जी, जो मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में कहा कि जिनके कंधे इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि इन कंधों पर 5,500 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एक नए चेहरे के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी।